हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज की वीडियो में हम कोशिका के बारे में बात करेंगे। ये पहला वीडियो होने वाला है और हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, तो इस चैनल से जुड़े रहें। तो कोशिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यानी सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने खोजा? एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, ये इसका नाम है, जो वैज्ञानिक है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका सिद्धांत दिया स्वीडन तथा स्वान ने। और कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप किसने दिया? रूडोल्फ विर्चो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमनेस सेल्यूला ई सेल्यूला, कथन किसने दिया था? ये भी रूडोल्फ विर्चो ने दिया था। कोशिका में कोशिकीय क्रियाओं का मुख्य क्षेत्र होता है कोशिका द्रव्य। कौन सा झिल्ली रहित कोशिकांग प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है? राइबोसोम दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइबोसोम जो होता है दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। सर्वप्रथम किसने बताया कि कोशिकाओं में विभाजन होता है तथा नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होता है? ये भी रूडोल्फ विर्चो ने बताया था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कौन सा झिल्ली रहित कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में मदद करता है? इसका आंसर है गाइस सेंट्रियोल। सेंट्रियोल होता है ये कोशिका जो सेंट्रियोल होता है, झिल्ली रहित कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में मदद करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक कोशिका के जीव द्रव्य के कक्षक युक्त होने के लिए उत्तरदायी होते हैं झिल्लीबद्ध कोशिकांग। गाइस आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन इससे बाहर आपको एग्जाम में कहीं से नहीं जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कुछ जीव एकल कोशिका से बने होते हैं और इन्हें डैश लगाया हुआ है यानी रिक्त स्थान दिया हुआ है जीव कहते हैं, जबकि दूसरे जीव कई कोशिकाओं से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो आपको शायद इस क्वेश्चन का आंसर सामने दिख रहा है। कुछ जीव एकल कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जो बहुकोशिकीय यानी बहुत कोशिकाओं से सेल से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग गोल्जी कॉय में पैकिंग द्वारा बना होता है? लाइसोसोम होता है जो पैकिंग द्वारा बना होता है गोल्जिकाई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग जल का संग्रहण, कोशिका रस स्रावी उत्पाद तथा कोशिका के लिए अनावश्यक पदार्थों का संग्रहण करता है? इसका आंसर हो जाएगा रिक्तिका रसधानी। और कौन सी झिल्ली रसधानी में ज़्यादा आयनों की सांद्रता का समायोजन करती है? टोनोप्लास्ट। रसधानी की झिल्ली का क्या नाम है? इसका भी आंसर टोनोप्लास्ट हो जाएगा। अमीबा में उत्सर्जन के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार होती है? गाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकोचनशील रसधानी इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ सत्य असत्य वाले यानी ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। लेन काइपोटिकाओं में लगभग सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम मिलते हैं। ये सही है गलत है? ये सही है। लाइसोसोम में जल अपघटनीय विकर उपस्थित होते हैं जो क्षारीय पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय होती हैं। ये असत्य है, ये गलत है। जल अपघटनीय विकर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। ये सही बात है। पादप कोशिकाओं में रसधानी कोशिकाओं के आयतन का 90% तक घेर सकती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसधानी में आयनों की सांद्रता साइटोप्लाज्म से कम होती है। ये गाइस गलत आंसर है, यानी गलत है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आदिजीव में खाद्य रसधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने से होता है। ये सही है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविष्टित द्रव्य यानी पैक किए जाने वाले पदार्थ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पुटका के रूप में आकर गोल्जी काई की डैश से संगलित होकर या जुड़कर डैश की ओर गति करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पुटका के रूप में आकर गोल्जी काई की शीर्ष सतह यानी निर्माणकारी और से संगलित होकर या जुड़कर ट्रांस की ओर गति करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। राइबोसोम की अनुपस्थिति में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकना दिखाई देता है और इसे एसीआर चिकनी प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। गाइज ये क्वेश्चन नीट लेवल के आधार पर बताए जा रहे हैं, तो इसको आप वीडियो को पूरा देख लें। ये आपको बाहर कहीं से नहीं जाएगा
क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि नीट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कक्ष कहलाता है मैट्रिक्स। आपको पता ही होगा शायद, आंतरिक कक्ष होती है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। कोशिका में वायवीय शोषण का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है? कोशिका के अंदर जो वायवीय शोषण का कार्य है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन से प्रकार का ल्यूकोप्लास्ट तेल एवं वसा का संग्रहण करता है? तेल लवक यानी एलियोप्लास्ट कहते हैं इसको। क्लोरोप्लास्ट की कौन सी झिल्ली ज्यादा पारगम्य होती है? बाहरी झिल्ली होती है जो ज्यादा पारगम्य होती है। थाइलेकोइड्स के सिक्कों के ढेरनुमा विन्यास को कहते हैं ग्रेना। माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अभी कुछ ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आंसर आ गए हैं तो इनको भी हम देख लेते हैं। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न होती है, ये उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। सूत्रकणिका तस्त्रीनुमा या बेलनाकार, बेलन होता है ना, उस तरीके की इनकी आकृति होती है। ओके। सूत्रकणिका का औसत व्यास 0.5 माइक्रोमीटर। ये बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका व्यास कितना होता है, 0.5 माइक्रोमीटर। सूत्रकणकीय झिल्लियां इसकी अपकाशिका को दो स्पष्ट जलीय कक्षों में विभाजित करती है। रंग देने वाले वर्णक क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। ये भी बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रंग देने वाले वर्णक होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में कितने प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होते हैं? कौन से प्रकार का? यानी 70S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है। सूत्रकणिका की आंतरिक झिल्ली के घुमाव को क्रिस्टी कहते हैं और जो अधात्री के सामने उपस्थित होती है। ओके गाइस, ये समझ में आ गया होगा आपके। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होता है। अब क्वेश्चन आएगा माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा विभाजित होता है? तो विखंडन के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास तो आपने देख ही लिया, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, यानी कि इसके बीच में ही होगा। एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर के करीब होता है और इसकी लंबाई होती है 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर। और क्रोमोप्लास्ट में वसा में घुलनशील कैरोटीनॉइड वर्णक पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड वर्णक क्रोमोप्लास्ट में वसा में घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइबोसोम कणिकाएं संरचनाएं हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की मदद से सघन कणों के रूप में सबसे पहले देखा। किसने देखा था? ये वैज्ञानिक थे जॉर्ज पेलाडी ने। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण इसका मुख्य कार्य होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का आकार होता है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक। बहुत सारे राइबोसोम एकल mRNA के साथ जुड़कर श्रृंखला बनाते हैं। ये श्रृंखला है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स। इसका आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की दो उपइकाइयां कौन सी हैं? 50S एवं 30S। 50S एवं 30S। राइबोसोम किन घटकों से मिलकर बना होता है? RNA और प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम बना होता है। अब ये फॉल्स एंड ट्रू वाले क्वेश्चन आ गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। अपसाधन गुणांक परोक्ष रूप में आकार एवं घनत्व को व्यक्त करता है। ये गलत बात है, गलत बात। यूकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार का जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 80S प्रकार का। ये भी गलत बात है, इसका उल्टा है। माइक्रोबॉडी झिल्लीबद्ध पट्टिका होती है जो कई प्रकार के एंजाइम रखती है जो पादप एवं जंतु कोशिकाओं दोनों में उपस्थित होती है। ये सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोशिका द्रव में उपस्थित तंतु में प्रोटीन युक्त जल कहलाता है कोशिका कंकाल। कोशिका कंकाल कहलाता है। और कौन सा कोशिकांग सघन परिकेंद्रीय पदार्थ से घिरा होता है? सेंट्रियोल से। सीलिया तथा फ्लैजिला का उद्भव सेंट्रियोल जैसी संरचना से होता है जो कहलाती है आधारीय काय। कोशिका की कौन सी छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है? सीलिया। सीलिया होती है जो चप्पू की तरह काम करती है। सीलिया की आंतरिक संरचना में कितने अरीय दंड होते हैं? 9। सीलिया के अक्ष सूत्र एक्सोनेन में कितनी परदीय माइक्रो ट्यूब्यूल्स द्विक होती हैं? 9। बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना किसकी होती है? सेंट्रियोल की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना होती है वो किसकी होती है? तो सेंट्रियोल इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी कोशिकीय संरचना जंतु कोशिका विभाजन के दौरान तर्क उपकरण बनाती है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में अरीय दंड बने होते हैं, प्रोटीन के अरीय दंड बने होते हैं सेंट्रियोल के अंदर। सीलिया में
एक्सोनिमल माइक्रोट्यूबुल्स का विन्यास होता है 9+2, इसका विन्यास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सीलिया में केंद्रीय नलिकाएं केंद्रीय सेतु द्वारा जुड़ी हुई एवं केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं, जो प्रत्येक परदीय द्वीप की एक नलिका से अरीय दंड द्वारा जुड़ा होता है। इसमें तीन क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं, तो गाइस इसको ध्यान से देखें। सेंट्रोसोम में दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के लंबवत होते हैं। सेंट्रियोसोम में दोनों सेंट्रियोल होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। सेंट्रियोल में प्रत्येक परदीय सूत्रक एक त्रिक होता है। तारक केंद्र का भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। ये परदीय के नलिका से प्रोटीन से बने अरीय दंड से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंतरा अवस्था में बहुत ही लंबे तथा विस्तारित न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु होते हैं, जिन्हें कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में उपस्थित क्षारीय प्रोटीन का क्या नाम है? हिस्टोन इसका नाम हो जाएगा। एकल मानव कोशिका में डीएनए की लंबाई कितनी होती है? एकल मानव कोशिका में डीएनए होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 2.2 मीटर होती है। प्रत्येक गुणसूत्र में अनिवार्यतः कौन सा संकीर्णन मिलता है? प्राथमिक संकीर्णन इसमें मिलता है। प्राथमिक संकीर्णन का अन्य नाम क्या है? सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु कहते हैं इसको। कभी कभी कुछ गुणसूत्र में नियत स्थानों पर अरंजित द्वितीयक संकीर्णन होते हैं, जिनके बाद छोटे खंड दिखाई देते हैं, जिन्हें कहते हैं सैटेलाइट। केंद्रक का सर्वप्रथम विवरण दिया था किसने? इसको खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने इसका विवरण दिया था। क्रोमेटिन नाम दिया था फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे। केंद्रक की दो समानांतर झिल्लियों के मध्य के अवकाश को कहते हैं। केंद्रक की जो दो समानांतर झिल्लियां होती हैं, इनके मध्य के अवकाश को कहते हैं, यानी स्पेस को परिकेंद्रीय स्पेस यानी अवकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा है कि केंद्रक की बाह्य झिल्ली सामान्यतः किस कोशिकांग से सतत होती है या जुड़ी होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जुड़ी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका आंसर हो जाएगा। केंद्रक किसके संश्लेषण के लिए मुख्य स्थल है? राइबोसोम, आरएनए के लिए। दो परिपक्व सुकेंद्रीय यूकैरियोटिक केंद्रक विहीन कोशिकाओं का नाम बताइए। कई स्तनियों की एरिथ्रोसाइट आरबीसी, चालनी नलिका कोशिकाएं। दो समानांतर केंद्रक झिल्लियों के मध्य अवकाश का व्यास होता है 10 से लेकर 50 नैनोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो केंद्रक में उपस्थित गोलाकार संरचना होती है। केंद्रका की जो संरचना होती है वो गोलाकार होती है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक तथा एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर। गुणसूत्रों जिसके अंतस्थ भाग पर सेंट्रोमियर होता है का नाम है टीलोसेंट्रिक। कौन से गुणसूत्र में सेंट्रोमियर गुणसूत्र के अंत सिरे के पास हैं तथा एक भुजा अत्यंत छोटी तथा दूसरी बड़ी होती है? एक्रोसेंट्रिक। कौन से गुणसूत्र में सेंट्रोमियर मध्य में होता है तथा दो समान भुजाओं का निर्माण करता है? मेटासेंट्रिक। इसका आंसर हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको भी देख लेते हैं कि निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण सूक्ष्म छिद्र, इसका आंसर हो जाएगा, बनने के कारण विच्छिन्न यानी असतत यानी विच्छिन्न को बोलते हैं, हो जाता है, जिनका निर्माण केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संलग्न से होता है। दो क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं यहाँ पे। कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है, जिसके दोनों ओर बिंब आकार की संरचना मिलती है, जिन्हें काइनेटोकोर कहते हैं। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनमें से हो सकता है कि एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? वो होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका की बात करें, यानी कि बॉडी में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। और सबसे लंबी बिलगित एकल कोशिका ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, उसकी होती है गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइज। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसी ही
वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि आने वाले टाइम पे 20 दिन के करीब एग्ज़ाम के बच्चे हैं, तो आने वाले टाइम पे आपको ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी मैं नीट लेवल से कराऊंगा और जल्दी जल्दी वीडियो डालूंगा, जिससे आपका सिलेबस कवर हो जाए। थैंक यू।